नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 घायल, घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के सीएम से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ितों को अनुग्रह राशि की घोषणा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। हार्डकोर नक्सली कबीर समेत करीब 3 करोड़ रुपए के इनामी 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दिल्ली से इंडिगो की आज भी कई फ्लाइट रद्द। दिल्ली से नागपुर, दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से आइजॉल और दिल्ली से अमृतसर के लिए ट्रेन नहीं भरेंगे उड़ान। और सूडान में स्कूल पर अर्धसैनिक समूह के ड्रोन हमले ने मचाई तबाही, 33 मासूम बच्चों सहित 50 की मौत। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गोवा की, जहां कल रात एक भीषण हादसा हुआ। नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब के रेस्टोरेंट में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। ये दर्दनाक हादसा कल रात करीब 12 बजे हुआ। शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को मुख्य कारण माना जा रहा है। हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतकों में अधिकतर क्लब के किचन वर्कर थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। हादसे में कुछ पर्यटकों के मारे जाने की भी खबर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरपोरा में लगी आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 6 बजे इसके बारे में इंक्वायरी करने के मुझे खुद फ़ोन किया। इसके बारे में पूरी पूछताछ की। बाकी जो इंजर्ड हैं इनके बारे में भी पूछताछ की। उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से कई लोगों की जान जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आग लगने की घटना पर बहुत दुख हुआ, जिसमें कई कीमती जानें चली गईं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। भगवान उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे। मैं घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करती हूं। साथ ही गोवा हादसे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, गोवा के अरपोरा में हुई दुखद आग दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। गोवा के दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को
हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। और गोवा की आग दुर्घटना के पीड़ितों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गोवा के अरपोरा में हुई दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और बात नक्सल पर प्रहार की। जी हां, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के कान्हा भूमदेव डिवीजन के 10 सशस्त्र नक्सलियों ने कल देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले 10 वर्ष से सक्रिय ये डिवीजन बालाघाट, मंडला, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले और कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों में नक्सल गतिविधियों में सक्रिय था। सूत्रों के अनुसार हाकफोर्स और इंटेलिजेंस विंग के अथक प्रयासों के बाद इन नक्सलियों ने बालाघाट के आईजी संजय सिंह के समक्ष समर्पण किया। इन पर कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर के साथ ही मध्य प्रदेश में एमएमसी जोन का केबी डिवीजन पूरी तरह समाप्त माना जा रहा है। तो आपको बता दें, देर रात पुलिस के सामने इन 10 नक्सलियों ने, जिन पर करीब 3 करोड़ का इनाम था, इन्होंने समर्पण किया। और अभी तक अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में अभी तक का ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है। और एक बार फिर से स्थिति हम देख सकते हैं किस तरीके से नक्सल पर जब नकेल कसने की बात कही गई, अलग अलग तरीकों को हमने यहाँ देखा है। और इसी कड़ी में जो लोग मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, फिर से उनके सामने जो विकल्प है आत्मसमर्पण का, उसके तहत हमने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश के बालाघाट में अभी तक का सबसे बड़ा जो नक्सली सरेंडर है वो देखने को मिला है। इसमें 10 नक्सली शामिल हैं, सशस्त्र नक्सली, जो कि न सिर्फ बालाघाट बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय थे। और ख़ासतौर से पिछले 10 वर्षों से तमाम जो गतिविधि थीं वो यहाँ लगातार चल रही थीं। लेकिन फ़िलहाल ये सरेंडर यहाँ अब किया है इन नक्सलियों ने। और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे जो संवाददाता हैं अजीत द्विवेदी, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, जानेंगे क्या ताज़ा जानकारी जो है वो मिल पा रही है, किस तरीके से लगातार जो नक्सलियों पर नकेल कसने की कवायद है वो तेज़ होती जा रही है। और भी कुछ खबरें होंगी, बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खासतौर से दिल्ली से इंडिगो की आज भी कई फ्लाइटें रद्द हुई हैं। इंडिगो की दिल्ली से नागपुर, दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से आइजॉल और दिल्ली से अमृतसर की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं कई दिनों से इंडिगो की परिचालन दिक्कतों से यात्रियों को हो रही परेशानियों पर अब एयरलाइन कंपनी ने अपना बयान जारी किया है। इंडिगो ने अपने बयान में कहा है कि हमने कल 113 डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करते हुए 700 से ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट की, जबकि कई फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। इसका मुख्य मकसद नेटवर्क सिस्टम रोस्टर को रिबूट करना था ताकि हम आज ज़्यादा फ़्लाइट्स और स्थिरता के साथ नई शुरुआत कर सकें। इससे सुधार के शुरुआती संकेत भी दिख रहे हैं।
आज हम दिन के आखिर तक 1500 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने की राह पर हैं। डेस्टिनेशन की बात करें तो 95% से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्टिविटी पहले ही फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि हम परिचालन में मौजूदा 138 डेस्टिनेशन में से 135 पर उड़ानों का परिचालन कर पा रहे हैं। हालांकि हम समझते हैं कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हम अपने ग्राहकों का भरोसा फिर से जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने सभी पार्टनर्स और सरकारी एजेंसियों को उनके लगातार सपोर्ट और गाइडेंस के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे बढ़कर हम इन मुश्किल समय में धैर्य और सहयोग बनाए रखने के लिए अपने कस्टमर्स और स्टाफ का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। साथ ही एक बार फिर माफ़ी मांगते हैं। सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस को यात्रियों के सभी रिफंड शीघ्र वापस करने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों की रिफंड प्रक्रिया आज रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की शिकायतों का निर्बाध समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंडिगो को समर्पित सहायता और धन वापसी सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने को कहा है। स्वचालित धन वापसी प्रणाली को भी परिचालन में पूर्ण स्थिरता आने तक सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इंडिगो को अगले 48 घंटों के भीतर रद्दीकरण या देरी के कारण यात्रियों से अलग किए गए सभी सामानों का पता लगाने और उन्हें पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है। एयरलाइनों को ट्रैकिंग और डिलीवरी की समय सीमा पर पारदर्शी संचार बनाए रखने और मौजूदा यात्री अधिकार मानदंडों के तहत जहां भी आवश्यक हो मुआवजा प्रदान करने की सलाह दी गई है। वहीं यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने का परामर्श भी दिया गया है। तो रात 8 बजे तक आज की जो रिफंड प्रोसेस है वो पूरा करने की बात कही गई है। रिफंड पर समय सीमा तय की गई है और साथ ही भुगतान प्रक्रिया में देरी होने पर तत्काल एक्शन की बात भी यहाँ पर की गई है। साथ ही 48 घंटे के अंदर यात्रियों का जो सामान है वो पहुँचाने के ऑर्डर भी एक अल्टीमेटम के तौर पर यहाँ दिए गए हैं। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो के सीईओ पीटर अल्बर्स को एयरलाइन की बढ़ती देरी, रद्दीकरण और परिचालन विफलताओं के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। नियामक ने उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और चेतावनी दी है कि ऐसा ना करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इंडिगो की उड़ानें लगातार 5वें दिन भी बाधित रहीं, जिससे देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे रहे और परेशान रहे। डीजीसीए ने एयरलाइन पर कॉकपिट क्रू के लिए संशोधित ड्यूटी और आराम मानदंडों की खराब योजना बनाने, विमान नियमों और कई नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का उल्लंघन करने और प्रभावित यात्रियों को अनिवार्य सहायता प्रदान करने में विफलता का आरोप लगाया है। सीईओ को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराते हुए नियामक ने चेतावनी दी है कि असंतोषजनक जवाब देने पर वित्तीय प्रतिबंधों और संभावित परिचालन प्रतिबंधों सहित दंड लगाया जा सकता है। तो शो कॉज नोटिस जो है वो यहाँ जारी किया गया है डीजीसीए की तरफ से। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एसआईआर को लेकर। खासतौर से पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सीईओ कार्यालय ममता सरकार को बार बार चेतावनी दे रहा है। इसके बावजूद बरुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अनुशासनहीनता और अवैध गतिविधियों की घटना सामने आई हैं। बरुईपुर पूर्व के एक बीएलओ को निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को अनुशासन भंग करने के आरोप में बर्खास्त करने के बावजूद 25 नवंबर के एनुमरेशन फॉर्म पर बीएलओ के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस संदर्भ में सीईओ कार्यालय ने सवाल उठाए हैं कि यह कैसे संभव हुआ है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता के साथ साथ सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल के पास भी इस संबंध में शिकायतें जमा हुई हैं। खबर है कि केवल बरुईपुर पूर्व के 94 नंबर बूथ के कई बीएलओ सीईओ कार्यालय की जांच के दायरे में हैं। कमीशन के एक अधिकारी ने बताया कि तृणमूल के बूथ अध्यक्ष की एक शिक्षिका को पहले 94 नंबर बूथ का बीएलओ बनाया गया था। विपक्षी दल की शिकायत के आधार पर उस शिक्षिका को हटाकर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई। कमीशन का कहना है कि इसके बावजूद हटाए गए बीएलओ ने कई फॉर्म जमा किए हैं। सवाल पूछे जाने पर नए नियुक्त बीएलओ ने बताया कि बीमारी के कारण 96 नंबर बूथ के बीएलओ ने फॉर्म एकत्र किए थे। अब कमीशन हटाए गए बीएलओ ने जो भी फॉर्म एकत्रित किए हैं उन दस्तावेजों का सत्यापन
अब यहां कर रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर गड़बड़ी को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर अगर जांच ठीक से नहीं होगी तो लगभग 1 करोड़ फर्जी नाम मतदाता सूची में आ जाएंगे, इसलिए सही तरीके से जांच होनी चाहिए। बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, धांधली हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म फिलअप किया है, इसलिए स्क्रूटिनी यहाँ पूरा होना चाहिए। उस तरह गड़बड़ हुआ है, फॉर्म गया है वापिस नहीं आया, ऐसा भी है शंका। लेकिन जो फॉर्म वापिस आया उसमें भी तो मुझे लगता है 10% कम से कम फॉल्स नाम है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये और बीएलओ लोग जानते हैं जो दूसरा नाम दिया है जिससे इसका रिश्ता नहीं है, वो जानबूझ के कराया है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम में लोगों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा है। इसी कड़ी में काशी तमिल संगमम की ओर से सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की गई हैं। काशी तमिल संगमम की ओर से पोस्ट में लिखा गया, जिज्ञासा उस समय जुड़ाव में बदल जाती है जब वाराणसी के छात्र तमिल में अपना पहला शब्द सीखते हैं और तमिल भाषा की सुंदरता और गर्मजोशी की खोज का एक गर्मजोशी भरा द्वार खोलते हैं। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण, जिसके चलते अलग अलग जो समूह हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और उसमें जो उत्साह है वो देखते ही यहाँ बनता हुआ नजर आता है। काशी तमिल संगमम के सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी साझा की गई हैं। और काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में तमिलनाडु से आए छात्रों और विद्वानों ने काशी के ज्ञान, संस्कृति और परंपरा को करीब से महसूस किया। बीएचयू के व्याख्यान हो, वाराणसी के स्कूलों में बच्चों से मुलाकात या फिर मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र का भावस्पर्शी दौरा, हर पड़ाव ने उत्तर और दक्षिण भारत के संबंधों को और मजबूत किया। तमिलनाडु से आए शिक्षकों ने अपना दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिताया। यहाँ उन्होंने तमिल भाषा, साहित्य और कला पर हुए कई रोचक व्याख्यान सुने। इस दौरान उन्हें काशी और तमिल संस्कृति के साझा इतिहास और विरासत को समझने का मौका भी मिला। काशी और तमिल की बात नहीं है, ये संगम की बात है कि काशी और तमिल के बीच में संगम हो। तो एक तरह से हमारे जो उत्तर और भारत के बीच में जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, उसकी जड़ें एक हैं लेकिन ऊपर से वृक्ष अलग अलग दिखते हैं, तो ये परंपराएं साथ में जुड़ती हैं। प्रतिभागियों ने वाराणसी के स्कूलों का भी दौरा किया। उन्होंने स्कूली शिक्षा प्रणाली को नजदीक से देखा और तमिल सीख रहे बच्चों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी। यात्रा का सबसे भावुक क्षण था मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र का दौरा, जहां वे महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन, विचारों और विश्वविद्यालय निर्माण की कहानी से रूबरू हुए। हर दस्तावेज और हर चित्र के साथ जैसे वे इतिहास से जुड़ते चले गए। अब जब मोबिलिटी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी, टूरिस्ट की भी, तो ये बॉन्ड और मजबूत होगा, है ना। ये तंतु जो है और गहरा होगा। तो ये आके यहाँ उनको पहली बार देखने जानने को मिलता है। छात्रों का पूरा दिन सीखने, समझने और दो संस्कृतियों के मिलन का अनोखा अनुभव रहा। तमिल प्रतिभागियों के मन में बनी ये स्मृतियां आने वाले समय में उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करेंगी। सेंट्रल हिंदू बॉयज वाराणसी के ये बच्चे जो हैं ये तमिल के बेसिक्स जो लैंग्वेज है उसको सीख रहे हैं और निश्चित तौर पर कोशिश ये है कि इन लोगों का रुझान तमिल सीखने की तरफ हो और काशी और तमिल के बीच का जो संगम है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो। उसकी शुरुआत इन नौनिहालों से हो रही है। कैमरामैन सदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, वाराणसी। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से लेखकों, पत्रकारों, शिक्षकों का तीसरा समूह कल वाराणसी पहुंचा।
वाराणसी पहुंचने पर इन समूह का जोरदार स्वागत हुआ। समूह में शामिल लोगों ने बाबा विश्वनाथ, मां विशालाक्षी और मां अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन कर वो अभिभूत हुए। साथ ही सभी ने इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताया। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आज 5वां दिन है और तमिलनाडु से लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में लेखक, पत्रकार और शिक्षकों के तीसरे समूह का भी आज वाराणसी में आगमन हुआ। समूह के आगमन पर काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारियों ने पुष्प वर्षा के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया। चारों तरफ एक ही मंत्र विश्वेश्वराय 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 से पूरा वातावरण गुंजायमान है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर सभी अभिभूत हैं। We have had beautiful darshan of our Kashi Vishwanath, and then we will be having darshan of Visalakshi and Annapurni. We had a wonderful boat ride, that is cruise ride, which has covered almost all the ghats so beautifully and so nicely. स्वागत के उपरांत समूह के सभी सदस्यों को मंदिर प्रशासन द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के भव्य कॉरिडोर का विस्तृत भ्रमण करवाया गया। सभी अतिथियों के लिए मंदिर द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में सभी ने भोजन किया। अन्न क्षेत्र में परोसे गए प्रसाद ने भी सभी को काशी की सेवा, परंपरा और अतिथि भावना का गहरा अनुभव कराया। समूह में शामिल लोगों ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने काशी तमिल संगमम के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। और आइए सीधे चलते हैं गुरुग्राम, जहां इस समय उपराष्ट्रपति सी राधाकृष्णन ब्रह्मकुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे हैं। चंद्रगिरी जी, डायरेक्टर ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम राजयोगी बीके शुक्ला जी, चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग ब्रह्मकुमारीज राजयोगी बीके पुष्पा दीदी जी, भाई बहनों सबको नमस्कार। When I entered the campus, the Shanti Retreat Center, they gave me one small pamphlet. In that, the heading is silence. Silence is the best way of worshipping God. The reason is silence gives shanti to the soul. It gives shanti to the heart. It gives shanti to the body. When you are calm, lot of positive thinking is coming to the mind. So, this is when I entered, I got that silence in my mind, but to my surprise, they introduced so many people working in various sectors, from aviation, doctor, social worker, administrator, scientist. So many businessmen, they introduced everybody. And to my surprise, they introduced one personality from politics. It's very difficult for a politician to keep him silent. That was the surprise for me. But everybody needs dhyan, that is silence, and that gives you a lot of energy inside. Now this center is completing 24 years of tireless service and stepping into its 25th year, that is Silver Jubilee. 25 years, one work,
making the society more refined, more dedicated to do the service for others is an immense work. Bharat has a rich heritage of culture and spirituality. Our nation has a leadership role to play in guiding people across the world to connect with Supreme. The Tapasya and meditation of India's sages, rishis and munis from the spiritual backbone of the nation's timeless wisdom. Through the power of meditation, they unlocked profound truths about the universe, the mind and the self. Ancient Indian traditions like Raja Yoga, Vipassana and the meditative Tapasya of our sages teach us the true strength emerges from within. The Brahmakumaris have played a commendable role in continuing this great tradition. You have brought peace, purity and spiritual awakening to the searching souls and the minds of millions of people in Bharat and abroad. I appreciate the tireless service of the Brahmakumaris, and I was told that this organization in these 89 years become the world's biggest organization in this field. I really thank God for blessing all of us to have such a wonderful organization. In this Amrit Kal of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has set an ambitious goal for becoming a Viksit Bharat by 2047. A Viksit Bharat will see a nation emerge as one of the largest economies of the world. It's not going to be the just largest economy of the world, but it is going to be the biggest force in the world to make peace. That is going to be our greatest achievement. Everybody grow. There is a proverb in Tamil. ஒரு மனிதனுக்கு பணமும் அதிகாரமும் வருகிற பொழுது அவனுக்கு வர வேண்டியது பணிவு என்று சொல்வார்கள். That means when you got power and money, you have to be more humble. Then only the power and the money got its value. And the meditation is a tool to achieve this. There is no doubt about it. Meditation helps cultivate inner stillness, emotional balance. We have to be balanced all the time. Victory will come. Then for no reason of ours or the no mistake of ours, the defeat also come to us. It is just like sun rises in the morning, then the day comes. The daylight we enjoy, then the sun sets, the darkness comes. It is the creation of the God that like that the defeat and victory is also like that. We should take it with a balanced mind and approach. In this fast-paced world, they have become essential life skills. It enhances productivity, it enhances creativity, and it helps us to be good and well-being. Another point that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji always stresses upon is that women should lead development in various sectors. And I am happy that the spiritual enrichment of our citizens is being taken care by the woman-led Brahmakumaris Foundation. Since 1937, this foundation has led a spiritual movement in the world. And this foundation has the presence in 110 countries around the world. This is a huge achievement with the blessing of the God.
Bharat's spiritual richness is our greatest civilizational treasure. It has been woven through thousands of years of wisdom and cultural refinement. From the time of the Vedas and the Upanishads, our spiritual traditions remain rooted in universal values of peace, truth, and compassion. The great saintly Tamil poet Thiruvulluvar, on excessive thinking, he said, "ஒருபொழுதும் வாழ்வதறியார் கருதுப கோடியும் அல்ல பல." He says that the unwise have a million thoughts in their minds, yet they do not even know whether they will live for another moment. Nobody knows when the end is going to come to us. But we cannot be worried about that. What we should do is, when we are living, how much positive things, how much good things, how much good service to the society we can do, that will give enormous peace in our mind. Focusing our mind on righteous thoughts is important to live a contented life. We should never compare ourselves with others. God has never created all are equal. All are equal by soul, but not all are equal by efficiency. The efficiency and talent differs, but that doesn't mean that we, the efficient people, the talented people, have to ill-treat others. No. We have to treat everybody equal. That is where the human race is outstanding than the other lives. The Gita teaches us, for those who have conquered the mind, it is their friend. First thing is, we have to conquer ourselves. We should have a deep thinking within us, how to correct ourselves. Once we correct ourselves, we have the capacity to correct the society. I am immensely happy to note that the Brahma Kumaris and this retreat center have helped people to focus their thoughts and mind towards performing our dharma. If you follow the dharma, definitely the victory is yours. If we follow the dharma, the peace is ours. Peace of mind will not come to us unless we follow the dharma. We do harm today because we are powerful. That maybe a victory looks like on that day, but that is not a permanent victory. Our conscience will kill us slowly but steadily. That's why we should avoid negative thoughts. That's why we should not hurt others. Sharing his thoughts on meditation, our great leader Mahatma Gandhi has once said, our life is a long and arduous quest after truth, and the soul requires inward restfulness to attain its full height. Mahatma Gandhi is not a saint, but he is having the saintly feeling inside, saintly thoughts inside. That is not because of anything else. That is because of the legacy of this soil. Even the ordinary person, they will have a saintly thinking inside, but we have to groom it, and it has to be perfectedness should be added to that. That is the job of us. Our center has when I said your center, then the Didi told me, no, it is your center, she told me back. From that, I understand this is not my center or your center, but this is our center.
तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुग्राम स्थित ब्रह्म कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती व शुभारंभ के आयोजन में हिस्सा लिया और अपना संबोधन दिया। बताया कि कैसे ब्रह्म कुमारीज भारत की जो प्राचीन हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको लगातार बढ़ावा दे रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।